मैं कोई 7:30 बजे के करीब बॉन बॉन बार पहुंचा। स्ट्रीट लाइट्स रोशन हो चुकी थीं और फजा में खुनकी बढ़ गई थी। रोहिन स्ट्रीट पर उस वक्त ज्यादा चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। बार के सामने पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा और फिर बार का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बार की सीढ़ियां संगी थीं और सामने शीशे का एक बड़ा सा दरवाजा था जिसका शीशा दरम्यान से चटका हुआ था और उस पर टेप चिपका हुआ था। बार के अंदरूनी माहौल को रोमांटिक बनाने की कोशिश की गई थी। मध्यम रंगीन रोशनियां और हल्की मौसीकी ने मिलकर माहौल को बड़ा मुतासिर कुन बना दिया था। हॉल में बहुत रौनक थी। ज्यादा तादाद गैर मुल्कियों की थी। कुछ मेजों पर मकामी जोड़े भी थे जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। मेरी जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी और मैं आगे बढ़ गया। हॉल के दोनों किनारों पर कैबिन बने हुए थे जिन पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। उनके नजदीक से गुजरते हुए मैंने उनके अंदर से आने वाली आवाजें भी सुनी। हॉल के सिरे पर मुझे एक खाली मेज नजर आई और मैं उसी तरफ बढ़ गया। जिस कुर्सी पर बैठा उसका रुख ऐसा था कि पूरे हॉल पर निगाह रखी जा सकती थी। एक वेटर ऑर्डर लेने मेरे नजदीक आया तो मैंने उससे एक हल्की शराब तलब कर ली। मैं देख चुका था कि वहां शराब के अलावा और किसी चीज का रिवाज नहीं है। शराब का मसरफ भी मैं दरियाफ्त कर चुका था। हॉल की दीवार के साथ बड़े बड़े गमले रखे थे जिनमें पौधे उगे हुए थे। ऐसा ही एक गमला मेरी कुर्सी के अकब में भी मौजूद था, लिहाजा मैं उस तरफ से बेफिक्र था, वरना तलब करदा शराब की खपत एक अलग मसला बन जाती। अभी वेटर मेरी तलब करदा शराब लाया भी नहीं था कि मैंने एक ऐसा हैरान कुन मंजर देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। हॉल के दरवाजे से दाखिल होने वाली तहजीब मैल्कम एक्स थी, लेकिन उसका लिबास और मेकअप मुझे हैरत से पागल होने पर मजबूर कर रहा था। उसके कपड़ों का रंग इंतहाई शोख और भड़कीला था। लिबास इस कदर चुस्त था कि उससे उसके तमाम जिस्मानी नशिब फराज बुरी तरह उजागर हो रहे थे। होंठों पर गहरी लिपस्टिक, गालों और आंखों पर गहरा नफरत अंगेज मेकअप और सर पर स्याह घुंघराले बालों की विग थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसने सर पर विग लगा रखी है। चाल में लड़खड़ाहट भी थी और आंखें भी चढ़ी हुई थी। ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि वो नशे में है। मैं संभल कर बैठ गया। तहजीब की इस तरह वहां आमद और उसका हुलिया नाकाबिले यकीन था, लेकिन वो उस हुलिये में वहां पहुंची थी तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। मुझे यकीन था। मैं उसकी तरफ से बदगुमान नहीं हुआ, वरना इस हद तक आंखों से देखने के बाद तो कोई भी किसी की तरफ से बदगुमान हो सकता है। तहजीब एक मेज पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में मौजूद पर्स को खोला। पर्स में से सिगरेट का एक पैकेट बरामद किया। पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर उंगलियों में दबाई। फिर पैकेट पर्स में वापस रख कर एक सिगरेट होल्डर निकाला। सिगरेट होल्डर में लगाई और होल्डर दांतों में दबा लिया। ये सब कुछ देखकर मुझे चक्कर से आने लगे। ये यकीन करना मेरे लिए बहुत दुश्वार था कि तहजीब जैसी नफीस तबीयत की मालिक लड़की खा किसी अशद जरूरत के तहत ही सही ऐसा हुलिया भी इख्तियार कर सकती है। वेटर ने मेरी तलब करदा शराब लाकर मेरे सामने रख दी, लेकिन मैंने जाम की तरफ निगाह उठाकर भी न देखा। मेरी नजरें तो तहजीब पर जमी थीं, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं थी, बल्कि वो किसी की तरफ भी मुतवज्जे नहीं थी। वो तो बड़ी बेनियाजी से सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। फिर अचानक ही तहजीब ने मेरी तरफ देखा। मुझे देखकर वो बड़े भौंडे अंदाज में मुस्कुराई। मैं उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया और जवाब में खुद भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद मैंने उसे इशारे करना शुरू कर दिए, ऐसे इशारे जो उस माहौल के मुताबिक थे। वेटर ने मुझे तहजीब को यूं इशारे करते देखा तो तहजीब की मेज की तरफ बढ़ा, मगर तहजीब उससे कबल ही कुर्सी से उठ चुकी थी और मेरी तरफ आ रही थी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। मेरे नजदीक पहुंचकर उसने मेरे सामने वाली कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसने बड़े बाजारी अंदाज में मुझे मुखातिब किया, हेलो। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, हेलो। तहजीब ने कतरे धीमी आवाज में कहा, इस हुलिये के लिए मैं तुमसे माफी की खास्तकार हूँ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो। फिर बोली, लेकिन मजबूरी थी। बॉन बॉन में शरीफ लड़कियां नहीं आती। मैंने कहा, मुझे अंदाजा है डियर, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मैं सख्त हैरान हुआ हूँ। वो बोली, यही कैफियत मेरी भी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम भी एल्जे फोरे की राह पर लग चुके हो। मैंने पूछा, क्या ये सही रास्ता है? वो बोली, एल्जे फोरे का ताल्लुक शिमरे खानदान से ही है। जराइम पेशा भी है और इस बात के शवाहिद भी मिले हैं कि इसका ताल्लुक डी फॉस्टर से है। मैं उसके चक्कर में 3 बार यहाँ आ चुकी हूँ। मैंने पूछा, मुलाकात हुई? बोली, नहीं, अभी तक तो मैं उसे देख भी नहीं सकी। क्या तुम्हें कोई कामयाबी हुई? मैंने कहा, मैं तो आज पहली बार यहाँ आया हूँ। वैसे क्या तुम्हारा कयाम गिलार्ड में ही है? वो बोली, नहीं, गिलार्ड को मैंने अपने लिए महफूज नहीं समझा। एक प्राइवेट जगह रह रही हूँ। तुमसे मुलाकात हो गई अली, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं गिलार्ड में तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ती, क्योंकि मैं कुछ मशकूक लोगों के रास्ते पर लग चुकी हूँ। इस वक्त तुम्हें तफसील नहीं बता सकती, मौका नहीं है, लेकिन तुम्हारा यहाँ मिल जाना मेरे लिए नेक फाल है, क्योंकि मैं इस सिलसिले में जरा परेशान थी।
मैंने पूछा, किस सिलसिले में परेशान थी? वो बोली, मैं जिन लोगों के पीछे हूँ उनको नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन एल्जे फोरे से भी सरफे नज़र नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई और क्लू नहीं मिला है तो तुम एल्जे फोरे को देखो और मैं यकसुई के साथ उन लोगों को टटोलती हूँ जिन पर मुझे शुबा है। मैंने कहा, उस जगह का पता नहीं बताओगी तहजीब जहाँ तुम्हारा कयाम है? वो बोली, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो अली, मैं महफूज जगह पर मुकीम हूँ, तुम अपना काम जारी रखो, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा हुआ। तहजीब ने मेज पर यूं सर रख दिया जैसे नशे की ज्यादती से खुद पर काबू रखना दूभर हो गया हो, लेकिन मेज पर सर रखे रखे वो मुझसे मुसलसल गुफ्तगू करती रही। बोली, अगर तुम एल्जे फोरे तक रसाई हासिल कर सको तो उससे यकीनन डी फॉस्टर के बारे में कुछ न कुछ मालूमात जरूर हासिल हो जाएंगी। मैं अब चलती हूँ, और कोई बात तो नहीं करनी? मैंने कहा, बस तहजीब, मैं यही मालूम करना चाहता था कि तुम कहाँ हो। काम का आगाज तो गिलार्ड में तुमसे मुलाकात के बाद ही करना था, ये तो मेरी जल्दबाजी थी कि मैं यहाँ पहुँच गया। वो बोली, ठीक है अली, बाकी बातें फिर होंगी। अब मैं तुम्हें गिलार्ड में नहीं मिलूंगी, लेकिन किसी न किसी जगह तुमसे मुलाकात जरूर कर लूंगी। तहजीब ने मेज से सर उठाया और खूंखार अंदाज में मुझे घूरने लगी। फिर उसने गुर्राते हुए मुझसे कहा, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो दांत पीसती हुई उठी और अपना पर्स उठाकर सीधी दरवाजे की जानिब चल दी। मैं गुस्सीले अंदाज में उसे जाते देख रहा था, लेकिन दिमाग में बहुत से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे और मेरी उकाबी नजरें हॉल का जायजा लेने में मसरूफ थीं। मगर मैंने किसी को भी तहजीब की जानिब मुतवज्जे नहीं पाया। इस तरफ से मुतमईन होकर मैंने अपने सामने रखा हुआ जाम उठाया और किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे न पाकर जाम की शराब अकब में रखे हुए गमले में उंडेल दी और जाम अपने मुंह से लगा लिया। मैं सोच रहा था कि अब एल्जे फोरे से मुलाकात करने के लिए क्या करना चाहिए कि दफतन बराबर वाली मेज से एक भर्राई हुई सी आवाज उभरी, प्लीज मिस्टर प्लीज। मैंने पलट कर देखा, एक पस्ता कामत और किसी कदर फरबा अंदाम शख्स मेज पर कोहनियां टिकाए बैठा था। उसके सामने रखा हुआ जाम भरा हुआ था, लेकिन उसकी पलकें झुकी जा रही थीं। शायद वो पहले ही बहुत ज्यादा पी चुका था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर उसने उंगली के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। उसकी इस हरकत पर मुझे सख्त तैश आया, लेकिन कुछ सोच कर मैं अपनी जगह से उठा और उसकी मेज पर जा बैठा। मैंने करख्त लहजे में उससे पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें? उसने अपनी झुकी हुई बोझल पलकें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में नशे की बजाय तकलीफ के तासुरात थे। फिर उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और बोला, शायद तुम समझ रहे हो कि मैं नशे में हूँ। मैंने तल्ख लहजे में कहा, नहीं, तुमसे बड़ा होशमंद मेरी नजरों से कभी नहीं गुजरा। मुझे बुलाने का मकसद? वो बोला, मैंने एक कतरा भी नहीं पी। मैं तो तुमसे मदद का ख्वाहा हूँ भाई साहब, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। मैंने इस बार नरमी से पूछा, बात क्या है? वो बोला, मेरे पेट के निचले हिस्से में 3 गोलियां लगी हैं। अगर एहतियात से झुक कर देखो तो तुम्हें खून बहता हुआ नजर आ जाएगा। मैं अपने दुश्मनों को धोखा देकर यहाँ आ बैठा हूँ। मेरे जिस्म का जख्मी हिस्सा मेज की सतह से नीचे है। वो अकबी दरवाजा देख रहे हो जो मेरी पुश्त की तरफ है? तुम्हारा काम बस इतना होगा कि मुझे उस अकबी दरवाजे से निकाल कर मेरी कार तक पहुंचा दो। मेरी कार इस अकबी दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं है और गली अकबी दरवाजे से कोई 20 कदम के फासले पर है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कुर्सी पीछे खिसकाई और झुककर नीचे देखने लगा। दर हकीकत उसकी टांगों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे और फर्श पर भी खून जमा हो गया था। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में इधर उधर देखा। मेरे गिरतोपेश में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हर शख्स अपने आप में मगन था। किसी और की तरफ देखने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें किसने जख्मी किया है? वो बोला, ये सब कुछ तुम बाद में भी पूछ सकते हो। मेरे जिस्म से खून बह रहा है और मुझ पर नक्काहत तारी हो रही है। मेरी मदद करो, मुझे गाड़ी तक ले चलो। बल्कि अगर मेरे लिए ड्राइव भी कर सको तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे जिस्म से बहता हुआ खून देखा भी जा सकता है। वो बोला, मैं बिल अदा कर चुका हूँ और कोई हमें देख नहीं रहा है। ताहम तुम एहतियातन अपना कोट उतार कर मुझे दे दो। मैं उसे इस तरह पकड़ूंगा कि सामने का हिस्सा छुप जाए और तुम मुझे सहारा देकर बाहर ले चलो। अगर किसी ने हमें देखा भी तो यही समझेगा कि मैं ज्यादा पी गया हूँ। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया। उसकी दास्तान हलक से नहीं उतर रही थी और उसमें कई झोल थे, लेकिन साथ ही वो जख्मी भी था। अंदाजा यही था कि जो कुछ उसने कहा है किसी हद तक दुरुस्त ही हो। ताहम असल सूरत हाल तो बाद में भी मालूम की जा सकती थी। मुमकिन था मेरी कोशिश से उसकी जिंदगी बच जाती। ये सोचकर मैंने अपना कोट उतार कर उसके सुपुर्द कर दिया। उसने कोट हाथों में संभाल लिया। मैंने वेटर को बुलाकर अपना बिल अदा किया और उस शख्स का बाजू पकड़कर अकबी दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजा खोलकर हम एक राहदारी में निकल आए। उस राहदारी का इख्तिताम गली के दरवाजे में हुआ। गली सुनसान पड़ी थी, चुनाचे मैं उसे लिए हुए गली में आ गया। एल्जे फोरे से मुलाकात का प्रोग्राम मैंने मुलतवी कर दिया था।
पहले उस शख्स की मदद करना ज़रूरी था। अगर वो मेरी मदद से जिंदा बचने में कामयाब हो जाता तो मुमकिन था मेरे किसी काम आ जाता। एक अजनबी मुल्क में वो मेरे लिए कारआमद साबित हो सकता था। चुनाचे मैं उसे सहारा दिए चलता रहा। कुछ ही फासले पर उसकी स्याह रंग की मर्सिडीज कार मौजूद थी। उसने कराहते हुए कहा, कार की चाबियां मेरे कोट की जेब में है। मैंने उसके कोट की जेब से कार की चाबियां निकाल कर दरवाजा खोला और उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। वो बदिक्कत तमाम कार में दाखिल होकर अक़बी नशिस्त पर ढेर हो गया। मेरा कोट उसने अगली सीट पर डाल दिया था। मैंने कार स्टार्ट करके स्टीयरिंग संभाल लिया। मैंने उसे पूछा, तुम्हें कहाँ पहुंचा दूं? वो बोला, डेलम स्क्वायर, ब्लू हाउस। मैंने कहा, रास्ता बताते जाओ और सुनो, खुद को होश में रखने की कोशिश करो, मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ। उसने कराह कर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, और मुझे गली से निकलने का रास्ता बताया। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक कार चलाता हुआ सड़क पर निकल आया। वो मुझे हिदायत दे रहा था, मगर उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा नक्काहत टपकने लगी थी। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो बेहोश न हो जाए, लिहाजा मैं उससे बातें करने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? वो बोला, तुम अजनबी हो, इसलिए मैं ये एतराफ़ करने में आर महसूस नहीं करता कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। शायद तुम बर्लिन में नौवारिद हो। तुम्हारे रास्ता पूछने से मैंने यही अंदाज़ा लगाया है। मैंने कहा, हाँ, मैं सयाहत की गरज से बर्लिन आया हूँ। वो बोला, मशरक़ी जर्मनी में सयाहों के लिए कोई कशिश नहीं है। यहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं। मालूम नहीं सयाह मालूमात किए बगैर यहाँ का रुख क्यों करते हैं। मैंने कहा, तुम बात टालने की कोशिश कर रहे हो। वो बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तसरन यूं समझ लो कि मैं मनशियात का स्मगलर हूँ और मेरे कुछ हरीफ मुझे रास्ते से हटाने के ख़्वाहां हैं। उन्होंने किराए के कुछ गुंडों से मुझ पर हमला कराया। उन गुंडों ने मुझ पर फायरिंग की। बस किस्मत अच्छी थी कि बच निकला और मैंने बॉन बॉन में पनाह ली। वो किराए के गुंडे मेरे सूरत आशना नहीं थे, इसलिए कि वो मुझे ढूंढते हुए बॉन बॉन भी आए। वो किसी जख्मी को तलाश कर रहे होंगे, जबकि मेरे बैठने के अंदाज से हरगिज ये मालूम नहीं होता था कि मैं जख्मी हूँ। चुनाचे वो लोग चले गए। यूं मैंने फिलहाल अपनी जान बचा ली है, बाद में जो भी हो, लेकिन अगर मैं ठीक हो गया तो उनसे आसानी मुकाबला कर सकूंगा। बाईं तरफ, यहाँ से बाईं तरफ मोड़ लो। मैं उसके कहने के मुताबिक कार ड्राइव करता रहा और फिर थोड़ी देर के बाद हम मतलूबा जगह तक पहुंच गए। उसने एक छोटे से मकान के सामने कार रुकवाई थी। कार रुकने के बाद उसने मुझसे कहा, अब आखिरी काम और कर दो, मुझे सहारा देकर अंदर पहुंचा दो। तुमने मेरी खातिर जो जहमत की है, मैं उसके एवज तुम्हारे लिए जो तुम कहोगे कर दूंगा। मैं उसे सहारा देकर मकान के दरवाजे तक लाया। कार मैंने लॉक कर दी थी। उसने मुझे बताया कि बड़ी चाबी मकान के ताले की है। मैंने दरवाजे का कुफल उस चाबी की मदद से खोला। मैंने पूछा, क्या तुम यहाँ तन्हा रहते हो? उसने कहा, हाँ। मैं उसे लिए हुए मकान के अंदर दाखिल हो गया। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने खुद ही उस कमरे में रोशनी की। एक कुशादा ड्राइंग रूम था जिसमें सादा सा फर्नीचर पड़ा हुआ था। फर्श पर अलबत्ता उम्दा किस्म का कालीन बिछा था। वो एक सोफे पर बैठकर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। उसने पूछा, कुछ पीना पसंद करोगे? मैंने कहा, नहीं शुक्रिया, बस अब मैं जाऊंगा। मैंने कहा और अपना कोट उलट पलट कर देखने लगा। उस पर एक आध जगह खून के धब्बे लग गए थे। उसने हाथ के इशारे से मुझे बाथरूम दिखाया। उधर बाथरूम है, खून के धब्बे धो लो। मैंने कहा, तुम जख्मी हो, तुम्हें तिब्बी इमदाद की फौरी जरूरत होगी। वो बोला, बेफिक्र रहो, अब मैं अपने ठिकाने पर पहुंच गया हूँ, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। मैंने बेपरवाही से शाने झटके और कोट हाथों में लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैंने खून के अनगिनत धब्बों को धोने की कोशिश की, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो खून के धब्बे तो नहीं थे, वो यकीनन खून जैसे रंग का कोई सयाल था। धब्बे बआसानी साफ हो गए थे। अगर वो खून होता तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रंग गहरा होता चला जाता। मुझे अचानक ही खतरे का एहसास हुआ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुझे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस होने लगा। मुझे फांसने के लिए बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम किया गया था। डी फॉस्टर वाला मामला था भी इतना ही बड़ा कि उसके लिए काम करने वाले दुनिया के मंझे हुए लोग हो सकते थे। दुनिया के बहुत से ममालिक के एजेंट्स की निगाहें मशरक़ी बर्लिन पर लगी हुई होंगी। मुमकिन है डी फॉस्टर से फार्मूले के हुसूल के लिए बहुत से एजेंट्स यहाँ भी पहुँच चुके हों। मुझे मालूम नहीं था कि मैं उनमें से किसके हत्थे चढ़ा हूँ, लेकिन सवाल ये था कि किसी को मेरे बारे में मालूम कैसे हुआ। मैंने और तहसीब ने हर मामले में इंतहाई राजदारी बरती थी, और ये बात तो करीने कयास थी ही नहीं कि मुझ पर किसी गलत फहमी में हाथ डाला गया हो। बॉन बॉन जैसे भरे पूरे बार से किसी शख्स को यूं अगवा कर लेना हंसी खेल नहीं था। मुझे इस जाल में फांसने वालों को इल्म रहा होगा कि मैं किन सलाहियतों का मालिक हूँ, तभी तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसमें मेरा धोखा खा जाना लाजमी था। मेरे इस जाल में इतनी आसानी से फंस जाने की एक वजह मेरी बेफिक्री भी थी। मैं इस ख्याल के तहत बेफिक्र था कि मेरी मशरक़ी जर्मनी आमद के मकसद से कोई भी वाकिफ नहीं है, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था
मैं खुश फहमी का शिकार था। एटमी और कीमियावी हथियारों के फार्मूलों के हुसूल के सिलसिले में तो दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंटों से टकराव का अंदेशा था। मैंने सर झटक कर अपने ख्यालात से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की। अब मैं बदतरीन हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर कहीं से कोई आहट नहीं सुनाई दी। मैं धड़कते दिल के साथ दबे कदमों बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर आते वक्त मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं चंद लम्हे के लिए रुका और सांस रोक कर खड़ा हो गया। बाहर कमरे से किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कोई नकलो हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं मखमसे में फंस गया। मुझे इतने मुनज़्ज़म तरीके से घेर कर यहाँ लाया गया था तो यकीनन मेरा कोई न कोई मसरफ भी जरूर रहा होगा। फिर इस खामोशी का क्या मतलब हो सकता था? मुमकिन है वो लोग मुझे यहाँ कैद कर गए हों। मैंने सोचा और मजीद इंतजार को फजूल समझते हुए मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कमरे का मंजर देख कर मैं मुतहय्यर रह गया। वहाँ सोफे पर एक सफेद फाम लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके अलावा कमरे में और कोई भी मुतनफ़्फ़स नहीं था। मेरे देखते ही देखते सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस वो लड़की कसमसाई और उसने आंखें खोल दी। चंद लम्हे तक वो खाली खाली नजरों से छत को तकती रही, फिर दफतन उछल कर बैठ गई। मैं बाथरूम के दरवाजे में खड़ा आंखें पटपटा रहा था। लड़की ने इधर उधर देखा, फिर उसकी आंखें मुझ पर जम गईं। मेरे अलावा वहां और था ही कौन? लड़की सोफे से उठ खड़ी हुई। ओह, तो तुम हो वो खबीस? वो मेरी समत झपटी। मैंने गरज कर कहा, ठहरो, तुम किस खबीस का जिक्र कर रहे हो? वो बोली, अनजान बनने की कोशिश मत करो, बताओ तुमने मुझे क्यों अगवा कराया है? मैंने बड़े गौर से उसे देखा। उसकी उम्र 25 बरस के लगभग रही होगी। मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, मैंने तुम्हें अगवा नहीं कराया। वो चीखी, तुम झूठे मक्कार हो, मेरी इज्जत लूटना चाहते हो, लेकिन याद रखो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकोगे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब तक तुम्हारी इज्जत महफूज रही हो। उसने मुझे घूर कर देखा, बोली, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, यह बड़ा अच्छा कानून है, बात एक ही है, मर्जी से हो तो ठीक, वरना जुर्म। वो पैर पटक कर बोली, मैं जा रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। मैंने कहा, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हें रोकने की कोशिश करूं? जाओ जाओ, जरूर जाओ। वो तूफानी रफ्तार से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुझे यकीन था कि दरवाजा मुकफ्फल होगा। इसके अलावा कमरे में एक दरवाजा और भी था। मैं इत्मीनान से सोफे की तरफ बढ़ा और सोफे पर बैठ गया। लड़की दरवाजे के हैंडल से जोर आजमाई कर रही थी। नाकाम होकर वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वो मेरी तरफ पलट कर हिज़यानी अंदाज में बोली, मुझे जाने दो। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें कब रोका है? वो गुर्राई, दरवाजे के कुफल की चाबियां मेरे हवाले करो। मैंने बड़े खुलूस से कहा, अगर चाबियां मेरे पास होती तो जरूर तुम्हारे हवाले कर देता। वो चीख कर बोली, बकवास मत करो, तुमने मुझे क्यों अगवा कराया है, बताओ। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अगवा नहीं कराया। वो बोली, तुम झूठ बोलते हो, मैं यकीन नहीं कर सकती। मैंने बेपरवाही से कहा, मत करो यकीन, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। वो मुझे घूरती रही, फिर बेबसी से बोली, देखो तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुमने मुझे किस मकसद के तहत अगवा किया है। मैंने पूछा, इससे क्या होगा? बोली, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह परेशान मत करो, इससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? मैंने कहा, मैं बता चुका हूं कि मैंने तुम्हें अगवा नहीं कराया, ना ही खुद अगवा किया है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो बेएतबारी से बोली, मैं कैसे यकीन कर लूं? बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि मेरे अगवा के जिम्मेदार तुम ही हो। मैंने खुश्क लहजे में कहा, बेएतबार लोगों के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अब मुझसे किसी बात के जवाब की तवक्को मत रखना। वो बोली, अगर तुमने मुझे अगवा नहीं कराया तो फिर तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा, कतई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालात के जवाब दूं। वो बोली, तुम्हें एक मजबूर लड़की पर रहम नहीं आता? इस बार उसके लहजे में बेबसी थी। मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, मजबूर लड़की? लड़की कभी मजबूर नहीं हो सकती, और फिर तुम्हारा ताल्लुक तो उस कौम से है जहां लड़कियां मर्दों की बराबरी की दावेदार हैं। वो बोली, पता नहीं तुम कौन हो और किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। अगर तुम उन लोगों से मुताल्लिक नहीं हो तो फिर मेरी मदद करो। मैंने कहा, कुछ ही देर कबल तुमने मेरे साथ जिस किस्म का सलूक किया है, उसके बाद मुझसे मदद की तवक्को रखना बड़ी हैरान कुन बात है। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, खुद को मेरी जगह रख कर सोचो। मुझे अगवा किया गया और जब होश आया तो तुम्हें अपने सामने पाया। मैं इसके अलावा और क्या समझ सकती थी कि तुमने ही मुझे अगवा कराया है। ताहम मुझसे जो बदसलूकी सरजद हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब ज़रा अपने बारे में तफसील से बताओ ताकि मैं कोई फैसला कर सकूँ। वो बोली, मेरी शख्सियत में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो किसी की दिलचस्पी का बायस हो। मेरा ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है और मैं एक सयाह हूँ। शायद मेरी शामत मुझे मशरक़ी जर्मनी खींच कर ले आई है।